क्लास 8वीं कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान के। इससे पहले मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें तुमको मिल जाएगी, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना अंदर, है ना, या वीडियो की चैनल के अंदर वीडियो जाके देखना, वो आपको मिल जाएगी। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, वो इसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक समझना। मैं इसमें आंसर भी बता रहा हूँ कि कितना कितना तुमको लिखना है ना, कि कितना कितना जो कि तुमको सरल पड़ जाए याद करने में, कोई दिक्कत नहीं आए, वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना। ये तो उस वीडियो में हो गया था, बल किसे कहते हैं। अब देखना ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। किस में से? प्रश्न बैंक में से बता रहा हूँ, है ना। देखना ज़रा। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम लिखिए, ठीक है? तुमको जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, आसपास होते हैं, उनके नाम लिखना है। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है? इसके बाद देखो ज़रा आगे देखना। आगे क्वेश्चन है, ईंधन क्या है? ईंधन क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईंधन क्या है, ठीक है? तो ईंधन के अपूर्ण दहन से होने वाली दो हानियां भी बतानी हैं। घरेलू और औद्योगिक उद्योगों में संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जो घर में तुम ऊष्मा का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, ये सब पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, ठीक है? ये तुम सिंपल सा लिख सकते हो क्या लिख सकते हो? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, ठीक है? इसके बाद इसके अपूर्ण दहन से हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको तुम जला रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, एवं अपक्षेप व कम ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है? ये इसकी हानियाँ होती हैं। निषेचन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, उसे निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना ही निषेचन कहलाता है, ठीक है? यहीं तक लिखना है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक निषेचन किस किस में होता है? मनुष्य में होता है और गाय में होता है, ठीक है? मनुष्य, गाय, कुत्ते, भैंस, इनमें होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक, मछली आदि में होता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है ना, ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा। सिंचाई किसे कहते हैं ये भी बता दिया, ये डबल से आया प्रश्न बैंक में। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए एवं समीकरण बताइए। देखना ज़रा, मैं जहाँ से बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना बस। सूर्य का प्रकाश जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद हैं, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद हैं, ठीक है? ये इसका समीकरण है, ये लिख देना। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये शर्तें वाला। जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, नंबर 1। जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, लिख लो जल्दी से, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति। इसके बाद देखना ज़रा, पादप की कोशिकाएं हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों के द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा। पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है ना, इसके बिना कुछ हो नहीं पाता, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 1। ये तुम्हारा सिंपल सा ये क्वेश्चन आ सकता है कि तालाब का चित्र बनाइए। तो एक तालाब भर देना, पानी भर देना, उसमें मछली और केंचुए मेचुए बना देना। केंचुए तो आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत वनस्पति बना देना अंदर से, पौधे मोधे छोटे मोटे,
घास फूस, है ना। इसके बाद आगे देखो, शुद्ध बीज का चयन करते समय कौन सी सावधानी रखना चाहिए। तुम खेतों में बो रहे हो तो शुद्ध बीज बोओगे कि बेकार बोओगे? शुद्ध ही बोओगे ना। तो उनका चयन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। तो तुम 3 कर लो बस, है ना। बीजों का चयन कैसे, बीज साफ होना चाहिए, ये स्वच्छ वर्ड अगर कठिन लगे छोड़ दो। बीज साफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बीज मोटा होना चाहिए। इसके बाद बीज उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, मतलब अच्छी अंकुरण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो जरा अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का महत्व समझाइए। मधुमक्खी पालन तुम कर रहे हो तो उसके क्या क्या महत्व हैं, है ना, ध्यान से समझना। रोजगार और आय के साधन, मधुमक्खी पालन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाती है, एक ना एक आदमी को तो रखना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये सरल और सस्ता होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी विकास हेतु। जब तुम मधुमक्खी को पालोगे तो पर्यावरण की सुरक्षा तो होगी ना, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से करना, ये सभी CO2, SO2 और SO3 अम्ल वर्षा जल के साथ घुलकर उसकी अम्लीयता बढ़ाते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, ये CO2, SO2, SO3 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, है ना। तो ये सभी CO2, SO2, SO3 अम्ल वर्षा जल के साथ घुलकर अम्लीयता बढ़ाते हैं, ठीक है। जल की ऐसी वर्षा जिसमें अम्लता अधिक होती है, जल की ऐसी वर्षा, जल है और जल में SO2 और SO3 CO2 मिल गई तो अम्लता बढ़ती है और इसी को ही अम्ल वर्षा कहते हैं। मिल के बढ़ी और वो सीधी पृथ्वी पर बरसी, उसको अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ज़रा, अम्ल वर्षा के प्रभाव देखो कि क्या क्या परेशानी हो सकती है अम्ल वर्षा से। त्वचा में जलन होगी, फफोले उत्पन्न होंगे, ठीक है। इसके बाद देखना ज़रा, निमोनिया रोग हो सकता है। ये थोड़ा कठिन वर्ड है तो इनको मत पढ़ना, आप भूल जाओगे, इतना याद कर लेना बस, निमोनिया रोग होते हैं। इसके बाद जलीय जीवों और पादपों, इमारतों इत्यादि को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। ये मैं तुमको सरल सरल बता दे रहा हूँ, बस इतना लिखना है, और सरल भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, मानव तंत्रिका का ये जो चित्र है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव तंत्रिका का चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी, है ना। इसके बाद आगे देखो, मोमबत्ती का जलना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो तुम अगर चित्र को थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नाम लिखे ना ये एकदम सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखो, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। CO2 जो है आग को किस प्रकार नियंत्रित करेगी, इसको समझाना है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, ध्यान से समझना। CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। इस प्रकार ये CO2 आग बुझाने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद देखना ज़रा अगला क्वेश्चन, भूकंप क्या होता है। भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हों। तो भूकंप क्या होता है, भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर होने वाली घटनाओं के कारण उत्पन्न कंपन से धरती का कुछ भाग हिलता है। धरती के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं, ठीक है, जिनसे धरती हिलने लगती है अपने आप, ठीक है, दरारें पड़ने लगती हैं, तो उसी को भूकंप कहते हैं। देखना, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। अपने आसपास उपलब्ध लोपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो क्या करेंगे, किसी धातु पर अन्य किसी धातु की परत चढ़ाना। कोई धातु है और तुम किसी और जैसे पेंट करते हो तो वो पेंट की परत चढ़ गई ना लोहे पे, तो ये विद्युत लेपन कहलाता है। किसी धातु, कोई धातु का टुकड़ा है
मान लो ये धातु का टुकड़ा लोहा है, इस पे तुमने पेंट पोत दिया, ठीक है, यही तो विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके 5 नंबर में पूछने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें हरित लावक पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, इसमें रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं। अगला, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसमें सेंट्रोसोम होते हैं। ठीक है, जो मैंने काट दिया ना उसको नहीं लिखना है, वो कठिन वर्ड हैं, तुमको याद करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद केंद्रक की परिधि की ओर हो सकता है, मान के चलो ये केंद्रक है और ये इसकी परिधि है, तो इसकी ओर हो सकता है, और ये केंद्रक के बीच में होता है ना। ठीक है, अगला देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसके बाद इसके उदाहरण, यूकैरियोटिक मनुष्य होता है और प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं। ठीक है, ये मत लिखना, इतना ही याद करो बस। इसके बाद लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, क्वेश्चन है लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, तो बड़ी ध्यानपूर्वक समझना। जब एक वस्तु है किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु है, मान के चलो तुम धरती के ऊपर लुढ़क रहे हो, लोटनिक घर्षण हो रहा है। ठीक है, यही लोटनिक घर्षण होता है। इसके बाद अगला देखो, ये जो चित्र है ना, ये बल्ब, संभावित व्याख्या कीजिए। ये चित्र थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेना, है ना। एक ये आँख का चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। एक ये प्रिज्म वाला है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है, सूर्य के प्रकाश की किरण को देखो ज़रा, यहाँ से गई तो वो अपवर्तन होता है, मतलब अपना मार्ग बदलती है। यहाँ कांच से अंदर घुसी, इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, इस तरह से वो चेंज होती रहती है ना। ठीक है, इसके बाद देखना ज़रा, इसके बाद इनमें से तो कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे, आगे देखो ज़रा। धातु व धातु में अंतर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको ये दोनों करने हैं बस, ये इधर कुछ नहीं करना, ये है ना। ये धातु और अधातु में अंतर आए तो ऐसे ही लाइन खींच के लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है, धातु चमकदार होते हैं, ये चमकदार नहीं होते। धातु कठोर होते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं। ये आघातवर्धनीय होते हैं, ये आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता क्या होती है, तुमने जैसे कोई लोहे का टुकड़ा है, उसे ठोंक ठोंक के चद्दर बना दी, खींच के, है ना। मतलब तुमने एक, जैसे ये तार है, इसको पकड़ के खींचा तो लंबा हो गया, यही तो तन्यता होती है। ठीक है, आघातवर्धनीय क्या होता है, तुमने किसी लोहे को बहुत मारा, ठोंक रहे हो, आघात कर रहे हो उसके ऊपर, और वो चद्दर बना दी तुमने, उसे आघातवर्धनीय कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए, एक और कर लेना। ये सुचालक होता है, ये कुचालक होता है। ठीक है, बस इतना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण से आप क्या समझते हो, संक्षारण के रोकथाम के उपाय लिखिए। तो संक्षारण क्या है, जब लोहे की बनी वस्तुओं पर जंग लग जाती है ना, उसी को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब कोई धातु का टुकड़ा है और उसमें अवांछनीय पदार्थ आकर चिपक जाते हैं और परिवर्तन कर देते हैं उसमें, उसी को संक्षारण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे में जंग लगना, है ना। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र की सुरक्षा हेतु प्रमुख सावधानियां।
मनुष्य की आँखों को तुम कैसे सुरक्षित रख सकते हो? धूल या गंद के कण आँखों में नहीं जाना चाहिए। कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, यही सब पूछेंगे, बहुत सरल सरल सा। इसके बाद रोजाना नेत्रों को साफ जल से धोना चाहिए, है ना। सदैव पठन सामग्री पढ़ने के लिए सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। तुम पढ़ रहे हो और बिल्कुल आँखों में रजिस्टर घुसा लिया तुमने, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उससे भी आँखें ख़राब होती हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हो, और ये इसका चित्र। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, एक ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जंग क्या होती है, लोहे में जंग किस प्रकार बचाया जा सकता है। लोहे में जंग को बचाने के लिए पेंट करते हैं, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, पानी और धूल ना चिपके इसलिए। कितना सरल क्वेश्चन है, यही लिख के आ सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। इसके बाद अगला देखो, भूकंप और बाढ़। भूकंप मैंने पुराने अब भी जस्ट बता के आया हूँ कि भूकंप क्या होता है। धरती के अंदर कुछ घटनाएं होने लगती हैं जिससे धरती में कंपन होने लगता है, धरती हिलने लगती है ना, तो वही भूकंप कहलाता है। अब ये बाढ़ क्या कहलाता है, बाढ़ तो पता ही होगा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। अच्छा, भूकंप आने के कारण क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हो रही है तो भूकंप आने लगते हैं। फिर दूसरा, ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आते हैं। फिर अगला, कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसें, जलवाष्प, कमज़ोर भूपटल को तोड़कर ऊपर निकलती हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, बाढ़ से हानि क्या क्या होती हैं। अच्छा, बाढ़ क्या होती है, बाढ़ टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है, या बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है ना। तो इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं ये देखो। भूकंप से कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर जाती है। भूकंप आया तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। ठीक है। भूकंप से हानियाँ, भूकंप भू आकारों का निर्माण होता है। बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल में चले जाते हैं। धरती फट गई तो खनिज पदार्थ अंदर चले गए, यही तो होता है भूकंप में, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना ज़रा, ये है थोड़ा सा, पेयजल क्या होता है, जब जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। जल प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। जल प्रदूषण, पेयजल क्या होता है, जिसको स्वच्छ और जीवाणु रहित हानिकारक रसायन रहित पानी जो होता है जिसको हम पीते हैं वो पेयजल होता है। या सिंपल सा लिखना, पीने योग्य पानी को हम पेयजल कहते हैं। ठीक है। जल को शुद्ध करने के दो उपाय बता देता हूँ मैं। एक तो तुम उबाल सकते हो, तो उबालते हो तो जल शुद्ध हो जाता है। एक तुम फिटकरी द्वारा कर सकते हो, वाटर फिल्टर द्वारा कर सकते हो, छानना। ठीक है। अब देखना ज़रा, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, जल प्रदूषण को कैसे होते हैं। जल में तुम जानवरों को नहला रहे हो, जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी जल में मिल जाता है तो जल प्रदूषण होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको ज़रा देखना, धातु अधातु मैंने पीछे बता दिया, अभी ये डबल से आया प्रश्न बैंक में। जल प्रदूषण रोकने के दो उपाय बताओ। जल प्रदूषण रोकने के कोई दो उपाय बताओ, कैसे रोक सकते हो। जल प्रदूषण जैसे ये जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है, इसको मिलना नहीं चाहिए। कहाँ नहीं मिलना चाहिए, नदियों में नहीं मिलना चाहिए, है ना। हमारे ये जो जानवर हैं ये नदी तालाबों में नहलाना चाहिए उनको, नदी तालाबों में नहीं नहलाना चाहिए, अलग ले जा के नहलाना चाहिए, है ना। इसके बाद नदी नालों में, नदी नाले नहीं, नदियों में कचरा नहीं डालना चाहिए। यही सब तो है, ये सब लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ बस, ये इसकी भाषा नहीं, मैं अपने मन से, और नंबर नहीं कटेंगे, है ना। इसके बाद अगला देखना, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखो, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो होता क्या है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इसको विस्थापित कर देते हैं, इसको अलग भगा देते हैं। ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ गए, इसको अलग कर दिया, यही तो होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है अगला, एक ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। कैसी, बहुत अधिक शोर हो रहा है, तुम्हारे कान के पर्दे आवाज़ देने लगे कि बंद कर दो बंद कर दो। ये लिख के नहीं आना, लेकिन तुमको लिख के क्या आना है, अत्यधिक शोर युक्त वातावरण या अत्यधिक शोर करना, अत्यधिक आवाज़ें आना ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। जैसे मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, रेल इंजन, आवाज़ कारखाना, लाउड स्पीकर आदि, ये सब बहुत आवाज़ें करते हैं, इसलिए ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। यही सब प्रमुख कारण हैं इनके, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखना ज़रा, तन्यता क्या है। तन्यता, तन्यता अम्ल वर्षा तो मैंने बता दिया, तन्यता को देखो ज़रा। धातुओं का प्रमुख गुण होता है, इस गुण के कारण धातुओं को लंबे तार में खींचा जा सकता है। देखो ज़रा, मैंने क्या बताया था, जैसे ये कोई धातु है, इसको पकड़ के एक तरफ से इधर से पकड़ा, एक तरफ से इधर से पकड़ा, और जब तुम इसको खींच रहे हो और ये लंबी हो गई तो इसी को तो तन्यता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे, 5 उपाय बताइए। ये तो बहुत ही सरल है, क्या मतलब आँखों में धूल के कण नहीं जाना चाहिए, बढ़िया आँखों की सफाई करना चाहिए, स्वच्छ जल से नित्य धोना चाहिए, ये सब है और क्या। इसके बाद ख़त्म हो गई है प्रश्न बैंक। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, जो इतना पढ़ लोगे तो मैक्स टू मैक्स तुम्हारी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के चाहते हो इम्पोर्टेंट तो कमेंट ज़रूर करो, है ना, बिना कमेंट के तो कुछ नहीं हो पाएगा यार, करो, ठीक है।